आज सिंध असम्बली में आपने देखा कि जो नए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं वो जब आए तो वो किसी के सहारे पे थे। उनके पैर पे भी एक पट्टा था और एक सीधे हाथ में भी पट्टा बंधा हुआ था। अल्लाह उनको सेहत दे, अगर वो वाकई बीमार हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए जेल से निकले तो ना उनके चलने में कोई प्रॉब्लम था और ना ही कोई उनको ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी। अल्लाह के फजल से बड़े सेहतमंद थे, ठीक ठाक थे। एम्बुलेंस के अंदर बैठे और उसके बाद हॉस्पिटल आ गए। फिर इन्होंने खुद अपने सीधे बाजू की तस्वीरें बनवाई और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी चली, शायद मीडिया पे भी चली होंगी, जिसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस मकाम पर एक खराश उनको ज़रूर थी। मुझे नहीं पता कैसे लगी, लेकिन खराश उनको ज़रूर थी। वो खराश दिखा रहे थे कि मुझे ये चोट लगी हुई है। वो जब हॉस्पिटल के बाद थोड़ी देर के बाद इधर उधर होते हैं तो वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का पट्टा उनके हाथ में आ जाता है, फिर पैर पे भी पट्टा चढ़ जाता है। फिर आपने देखा कि हॉस्पिटल में सालगिरह भी मनाते हैं और बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो पारी हो रही है, पारी, तो पारी भी की उन्होंने। अच्छा, आज जब आए जो तासुर उन्होंने दिया, इस तरह का दिया कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता तशद्दुद उनके ऊपर सिंध हुकूमत ने करवाया है। आप सब इस बात के गवाह हैं और मैं समझता हूँ कि CCTV फुटेजेस भी इसकी मौजूद होंगी कि जब ये साहब गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तार होने के बाद इनको जब CIA सेंटर मुंतकिल किया गया, वहाँ पर इनके मिलने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। इनके वुज़रा, इनके MPAs, इनके MNAs, इनकी फैमिली, हत्ता कि इनके नौकर चाकर भी आते जाते रहे और कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की पाबंदी इन पे नहीं थी, ना ही हवालात में थे। अगर सिंध हुकूमत ने कोई सख्ती करनी होती तो बात यह है कि कानूनी तौर पर, उसूली तौर पर एक शख्स जिसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हो उसको हवालात में होना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने उन्हें हवालात में नहीं रखा, पुलिस ने उनको हवालात में नहीं रखा, उनको एक कमरे में रखा। फिर वहाँ अचानक से एक सांप निकल आता है और ये कहा जाता है कि उनको मारने के लिए कोई सांप भेज दिया गया था। अब इसकी तो तहकीकात हो रही है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है इस वक्त। लेकिन मुझे जितना मैं हलीम आदिल शेख को समझता हूँ, जितना आप समझते हैं, इस किस्म की हरकतें करके चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो 99% मुझे तो ये यकीन है, 1% का डाउट छोड़ता हूँ मैं, कि ये सांप भी शायद कोई मैन्युफैक्चर्ड प्लान था जिसके तहत कोई जो मिलने वाली आती रही वहाँ, उनमें से कोई ले आया होगा, ले आई होगी और फिर ये सारा ड्रामा हुआ। वैसे अजीब बात है, अगर आप यहाँ 4 फुट का सांप देखें तो आप क्या करेंगे उसको? ये मारने का कहाँ से आएगा, कैसे मार देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात। चलें, शायद उनको सांप मारने का तजर्बा होगा। ये सारा एक हुआ। उसके बाद जब ये जेल मुंतकिल हुए तो मेरा ये एक कयास है, मेरा ख्याल है कि शायद जो कुछ थाने में हुआ और जिस तरह हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हम उनको मरवाना चाहते हैं, तो जेल इंतज़ामिया ने मुनासिब समझा कि उन्हें ज़्यादा हम ऐसी जगह पे रखें या ऐसा माहौल दें जिसमें उस किस्म की मेल जोल की आज़ादी ना हो जो थाने में थी। अगर वही हरकत दोबारा जेल में दोहराई जाती, कोई ऐसा वाक़या हो जाता, यहाँ सांप आया था, वहाँ कोई शेर आ जाता, कोई और जानवर आ जाता, तो खामखा हमारे गले और चढ़ानी पड़ती थी। इसलिए जेल में शायद इनको ज़रा पाबंदी ज़रूर लगाई होगी कि आप किसी से मेल मुलाकात नहीं कर सकते, आप बंद रहेंगे, और वो कोई गलत बात नहीं है। अब ये आज भी माशाल्लाह आपने देखा जो तकरीर कर रहे थे, ये हाथ जो टूटा हुआ लग रहा था बाजार पट्टे से, वो किस तरह उछल उछल के जो है वो हाथ माशाल्लाह अपनी कारकर्दगी दिखा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो मुनासिब नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप चले जाएँ, बाजू खुलवा लें, कितना ज़ख्म है देख लें, इस पर पैर की पट्टी खुलवा लें, देख लें कि क्या ज़ख्म है, इस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये नामुनासिब बात है।
मैं सिर्फ वो वाक़यात थोड़े से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो तासुर ये है कि सिंध हुकूमत ने कोई झूठी एफआईआरें बना दी, कोई बड़ा जुल्म कर दिया और कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई ले ली इनके ख़िलाफ़। तो ये तो पिछले कोई 2.5-3 बरसों से तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने मचाया हुआ है। वो कोई एक नहीं है, इनके बहुत सारे लोग हैं कर रहे होते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। अगर इंतकामी कार्रवाई करनी होती तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले की, उसकी बुनियाद पर कर सकते थे। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कराची में बेंच लगा था पिछली दफ़ा, जिसमें चीफ जस्टिस साहब यहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर सूबा सिंध में या ख़ास तौर पर कराची की ज़मीनों के मुतालिक जब वो सवाल जवाब कर रहे थे तो तकरीबन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बुला के चीफ जस्टिस साहब ने सवालात किए। मैं मौजूद था। मेरे सामने डिप्टी कमिश्नर मलीर ने चीफ जस्टिस साहब को ये रिपोर्ट पेश की कि जनाब जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने इतने 100 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी कब्ज़े से छुड़वाई है और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जारी है, हम आगे भी करते रहेंगे। उसी जो एक पूरी कैंपेन थी एंटी इंक्रोचमेंट की, उस सिलसिले में उन्होंने 6 फरवरी को भी मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ देहों में जो गैर कानूनी कब्ज़े थे उनको तोड़ने का, वो ज़मीन खाली कराने का सिलसिला शुरू किया। उसमें इत्तफाक से 2 फार्म हाउसेस जो हैं वो हलीम आदिल शेख के अजीज़ों के निकल आए। अब वो इतनी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो डीसी मलीर ने या मलीर की इंतज़ामिया ने बग़ैर कानूनी कब्ज़े से छुड़ाई थी, वो एक तरफ, चूँकि 2 फार्म हाउसेस इनके टूट गए थे इसलिए वो जुल्म हो गया, जुर्म हो गया, पता नहीं कोई इंतकामी कार्रवाई हो गई। वो तो खुद कहते हैं कि मेरे नहीं है, वो तो खुद कहते हैं कि कोई मेरे कज़न का है, कोई पता नहीं किसका है। भाई जब आपके नहीं हैं, किसी और के हैं, तो ये कहाँ लिखा है कि किसी का कोई कज़न जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सकता? हो सकता किया उन्होंने। और जब ये कहते हैं कि अदालत का स्टे ऑर्डर है तो मुनासिब तरीका ये था कि आप अदालत में जाके कह दो जो कह रहे हैं कि हमने किया है। ठीक है, अदालत अगर कह दे कि ज़मीन इनकी है तो ज़मीन आपकी है भाई। लेकिन अगर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है और उस बुनियाद पे उसको ये तासुर देना कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ये गलत है, और वहाँ पर आप लोगों के कैमरों ने दिखाया, आपके चैनल्स ने दिखाया कि ये खुद और इनके साथ कुछ और MPs थे, ये वहाँ जाकर उस पूरी टीम के ऊपर हमलावर हुए जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रही थी। वहाँ मशीनरी जो खड़ी थी उनके शीशे तोड़े, वहाँ जो ड्राइवर्स थे उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये सब आप लोगों ने दिखाया। अब अगर एक सरकारी काम के रास्ते में रुकावट पैदा करने पर, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर हमलावर होने के पादाश में, वहाँ तोड़फोड़ करने की पादाश में कोई FIR कटी, तो ये कहाँ से गलत हो गई? और उस FIR में ये जनाब गिरफ्तारी नहीं हुए, पुलिस ने उनको पूछा ही नहीं, FIR काट दी, छोड़ दिया। अगर हमने गिरफ्तार कराना होता उस दिन भी करवा सकते थे कि भाई पकड़ो इनको। फिर उसी दिन इसी साहब ने वहाँ सुपर हाईवे कई घंटे तक कोई 40-50 लोगों के साथ मिलकर ब्लॉक रखा। आपके चैनल्स बताते रहे कि हज़ारों शहरी बेचारे परेशान थे। सुपर हाईवे का ब्लॉक हो जाना चंद घंटों के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों को तकलीफ़ होती है। वो हुई, आपके चैनल्स ने दिखाया। उस पर अगर कोई पर्चा हुआ, कहाँ से गलत हो गया? फिर उस पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हमने कराना होता तो हम तो 6 फरवरी को गिरफ्तार करा लेते। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ना हमने पूछा। 16 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे थे मलीर में, आप ये साफ कह रहे हैं मेरा तो वोट हुआ था, मैं वोट डालने गया था। भाई वोट आपका एक पोलिंग स्टेशन में होगा ना, आप जाएं वोट डालें, किसने रोका है आपको? मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई वजीर उस हलके में नहीं जा सकता जहां पे इंतखाबात हो रहे हों। मैं कराची का सदर हूँ पीपल्स पार्टी का, ये इलेक्शंस हो रहे थे, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। मैं उस इलेक्शन की मुहिम से शुरू होने से लेकर आखिर तक मैं उस हलके में नहीं गया। कोई दिखा दे कहीं मेरी मौजूदगी वहाँ पर। हमारा कोई वजीर वहाँ नहीं गया। वहाँ इनके तमाम MPs, MNAs कैंपेन करते रहे। हमने शिकायत भी नहीं की इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन के दिन से पहले हमारी कोई शिकायत भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, MPs, MNAs कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने वोट कैंडिडेट के लिए जाके वोट मांग रहे हैं, कोई अर्ज नहीं, करते रहे। फिर इलेक्शन का दिन जब आता है तो इलेक्शन के दिन के लिए
जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इससे ज़्यादा सख्त है कि सिर्फ MPs MNs नहीं, कोई भी फर्द जिसके पास लाइसेंस याफ्ता असलहा हो वो उस हल्के में नहीं जा सकता और असलहे की नुमाइश बिल्कुल नहीं कर सकता। और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना तो दूर की बात है, आप हल्के में असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते, अपने लाइसेंस याफ्ता असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते। ये साहब मैंने सुना है कि सुबह 8 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन, इलेक्शन के दिन, और उसमें ये फरमाया कि जी मुझ पे हमला हो सकता है। भाई इसको वही नाज़िल हुई थी कि इस पर हमला होने वाला है? इसको किसने बताया था कि इसके ऊपर हमला हो जाएगा? और उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर ये साहब मुसल्ला लोगों के साथ उस हल्के के कई पोलिंग स्टेशंस के अंदर घुसकर पोलिंग के अमले को, पुलिस को हरासा करता रहा और कोशिश ये थी कि किसी तरह जो वोटिंग का प्रोसेस है उसको ये मुतासिर करे, उसको ख़राब करे, वहाँ झगड़ा करे ताकि लोग वोट कास्ट ना कर सकें। जो उन्होंने गुजरांवाला में किया, जो उन्होंने डस्का में किया, ये सारी हरकतें ये कर चुके हैं वहाँ। ये PTI का एक मेथड था कि किसी तरह जहाँ वो हार रहे हैं वहाँ वोटिंग का जो टर्नआउट है उसको ये डिस्टर्ब करें, वोटरों को डराएं ताकि वोट कास्ट ना हो सके। वो ये करते रहे। मैंने खुद उस दिन एक वीडियो भी शायद आपने देखी होगी, कोई 12-1 बजे के करीब रिलीज़ की और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि भाई एक आदमी मुसल्ला लोगों के साथ पूरे हल्के में घूम फिर रहा है, पोलिंग स्टेशंस के अंदर जा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, झगड़े कर रहा है, खुदा के लिए उसको निकालो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। उसके बाद वो एक किसी पोलिंग स्टेशन पर गए जहाँ कोई तकरार हुई, तकरार के बाद फायरिंग इनके लोगों ने की, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। और फिर ड्रामा ये हुआ कि जी मेरी गाड़ी पे फायर हो गया। हम तो मुतालबा कर रहे हैं वो गाड़ी कहाँ है भैया, अभी जिसके ऊपर गोली लगी थी उस गाड़ी को पेश करो ना पुलिस के सामने, उसकी फॉरेंसिक कराओ कि जो उसके ऊपर बुलेट लगा है वो किस राइफल से चला हुआ है। वो असलहा जो वीडियोस में, जो तस्वीर में सुबह से नज़र आ रहा था इसके लोगों के पास, वो असलहा किधर है? वो लोग किधर हैं? जो लोग पकड़े गए हैं वो उनके अलावा हैं जिनकी तस्वीरें और वीडियोस आपने देखी हैं। वो लोग पेश करो ना, आप वो असला पेश करो। वो जो खाली खोल वहाँ से मिले हैं जहाँ पे फायरिंग हुई है उसका फॉरेंसिक कराओ कि ये खोल किन की राइफलों से चले हुए हैं, किसके असले से चले हुए हैं। वो करने को तैयार नहीं है और ये आके कहते हैं मुझ पे हमला हो गया था। और जो FIR कटी है वो कानून के मुताबिक कटी है। आप अदालत में है, अदालत फैसला करेगी। लेकिन ये कहना कि जी मेरे ऊपर गलत FIR काट दी, सियासी इंतकामी कार्रवाई है, मेरे भाई मैं वजीर हूँ तो मुझे कोई ऐसी एम्यूनिटी नहीं मिली हुई है कि मैं जो मर्जी क्या करता फिरूं, कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। मैं लोगों के खून कर दूं कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं उठा के हवाई फायरिंग कर दूं कोई मुझे पूछेगा नहीं। आपके चैनल्स किसी शादी में कोई एक फायर कर दे उसकी वीडियो चलाते हैं कि जनाब हवाई फायरिंग हो रही है, वो बेचारा पकड़ा भी जाता है, उनकी शादी भी रुकती है, वो जेल भी जाते हैं, सारे काम होते हैं कानून के मुताबिक है। और लाइसेंस वाला असला होता है वो, लेकिन फायरिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक हैं, उसको सियासी इंतकामी कार्रवाई का रंग देना गलत है। और मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक अदालतों में है, अदालत जो फैसला करेगी हम भी तस्लीम कर लेंगे, आप भी उसको मानेंगे। सईद भाई 3 मार्च को होने वाले सीनेट इंतखाबात में अददी लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 सीटें बोले, लेकिन ये ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 9 बल्कि 10 सीटों के लिए तैयारियां कर रही है। तो क्या अपोजिशन अराकीन असेंबली आपके राब्ते में है और क्या इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ और ये चीज़ें आपके सामने आ भी रही हैं कि PTI के लोगों में इख्तलाफात हैं, PTI के लोग उनकी क़यादत से नाराज़ हैं, PTI के MNAs, PTI के MPAs खुल के कह रहे हैं कि हम इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं करेंगे। ये आपके सामने कह रहे हैं। मैं बतौर पीपल्स पार्टी के एक कारकुन के मेरा ये हक है कि मैं अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट किसी से भी मांगूं जो वोटर है। हमारे कैंडिडेट्स जो आप मवाजना कर लें बाकी जमात जो PTI यहाँ पर मुकाबले में है उनके मुकाबले में बेहतर कैंडिडेट्स हैं, उनका ये हक है कि वो किसी से भी चाहें अपना वोट मांग लें, बिल्कुल उनका हक है, उनका राइट है। वोट मांगना हमारा हक है।
वोट देना ना देना उनका इख्तियार है। ये जो बात आप कहते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग, देखें, वोट के लिए पैसे देना गलत है, जुर्म है, और सिर्फ सेनेट के वोट में नहीं है, जो आम इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसमें अगर आम लोगों से जब हम वोट लेते हैं वहाँ पैसे देना भी जुर्म है। तो कानून के मुताबिक एमपीएस पर, एमएनएस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो अगर अपनी पार्टी से हटकर भी वोट करते हैं तो उनकी सीट नहीं जाती, ये कानून के मुताबिक है। सेनेट